इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 2, जिसमें पढ़ेंगे हम रॉयल एक्ट। चलिए रॉयल एक्ट से जानते हैं कि रॉयल एक्ट था क्या। इस कामयाबी से उत्साही गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। मतलब रॉयल एक्ट के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के लिए सोच लिए, फैसला ले लिए, वह भी राष्ट्रव्यापी तौर पे, मतलब राष्ट्र के तौर पे, मतलब पूरा नेशनल ये सत्याग्रह था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोधों के बावजूद, भारत के सदस्य बहुत विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार था। चाहे जहां भी हो, घर में हो, सोते रहो, बाथरूम में रहो, कहीं भी रहो, आपको वहीं से उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इसी का मतलब था रॉयल एक्ट, वह भी 2 साल के लिए। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। नागरिकों की तरफ से अवज्ञा चाहते थे कि किसी के आज्ञा के पालन ना करें, किसी भी अंग्रेज की आज्ञा का पालन ना करें। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू किया गया था। 6 अप्रैल को जो हड़ताल हुआ था 1919 में, वहां से शुरू किया गया था रॉयल एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन। ये याद रखना आप शब्द, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों की जान गई है। और रॉयल एक्ट के अनुसार कोई भी राजनीतिक गतिविधि करने वाले मिले, चाहे जो भी भीड़ लगाकर वहां पर बात कर रहे हैं, तो उनको वहां से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। ना कोर्ट, ना कचहरी, ना सुनवाई, सीधा 2 साल भीतर। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। अब देखो, शहरों में भी इसका जुलूस चालू हो गया। रेलवे वर्कशॉप, जितने भी रेलवे में काम करने वाले कामगार थे, वो सब हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। व्यापार जन उभर से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आकांक्षा से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिए। अंग्रेज डर गए कि इसके वजह से हमारे टेलीग्राम पे दिक्कत हो जाएगा, टेलीग्राफ पे दिक्कत हो जाएगा, हमारे व्यापार पे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी तौर पे राष्ट्रवादियों को बलपूर्वक दमन, मतलब दबाना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब गांधी दिल्ली में, अपने देश के दिल्ली में भी नहीं जा सकते थे, इतना पाबंदी था उन पे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब था जैसे आज का धारा 144, वैसे ही मार्शल लॉ। जहां भी 4-5 गुट में लोगों को देखा जाता है, वहां पर मारा जाता है, धारा 144 में। ऐसे ही था मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। और जब मार्शल लॉ लागू हुआ, किसी को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हुआ है, लेकिन वहां से अंधाधुंध गोली फायरिंग चालू हो गया था। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेला, वहां पर सालाना बैसाखी, मतलब बैसाख का मतलब क्या होता है? बैसाख का मतलब क्या होगा? मैंने पूछा बैसाख का मतलब क्या होगा? बैसाख का मतलब मई में जो उस समय बुआई फसल लगता है, जब हम धान बोते हैं, तो उस समय एक मेला लगता है, बैसाखी मेला। उसमें सब लोग शिरकत, मतलब उसमें गए थे। जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। वहां पर एक जालियांवाला बाग था, जालिया बाग, उसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे, मेला था। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। ठीक है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था शहर से बाहर होने के कारण, और यह मैदान शहर से बाहर था। इसके कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही
उसने मैदानों से बाहर निकलने का रास्ता सब बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और मतलब सत्याग्रह जो कर रहे हैं सत्याग्रहवादी, उनके दिल और दिमाग में एक डर भय पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया, दहशत और विषमता, डर और भय का ऐसा भाव पैदा करना चाहते हैं, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं कि कोई खिलाफत ना खड़ा हो, कोई खिलाफ ना करे, कोई खिलाफत हमारी ना करे। लेकिन उनको पता नहीं था हम धरती माता, भारत माता के नौजवान हैं, हम भारत माता के शेर हैं, किसी से डरते नहीं है, चीर कर फाड़ देते हैं। लेकिन उन लोगों को चूजों को पता नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने अपना अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर, तो उन लोगों की फट गई पूरी। उस समय तक हम जानते हैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं था। लेकिन आज काहे है, आज क्यों है हिंदू मुसलमान में इतना बंटवारा, क्यों है हिंदू मुसलमान में इतना फर्क, किसके वजह से है? हमारे वजह से। अगर हम सुधरते हैं साला हिंदू मुसलमान का सब चीज सुधर जाएगा, झगड़ा सुधर जाएगा। और जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका झगड़ा खत्म हो जाएगा तो देश को एक राष्ट्र पुरुष बनने में, देश को एक बिजनेस के मामले में, देश को एक सैनिकों के मामले में साक्षरता मतलब एक तरह से मंजिल मिलना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, सब आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अपने आप को गंवाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, इन घूसखोर नेताओं को हटाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो गोली मारना पड़ेगा भाई। कर्नल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे। देखो किस तरह घसीट कर इन लोगों को चलना पड़ता था सिपाहियों के डर से। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, लड़ने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्यवाहियों को निर्ममता से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कुचलने का रास्ता अपनाया। मतलब अपने दिल से ममतत्व हटा दो, एकदम निर्दयी भाव से कुचलो, मारो, काटो, गोली मारो, लेकिन भीड़ खत्म करो। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। अपमानित मतलब उनको गलत व्यवहार, गलत बोलना चाहती थी और उनको आतंकित करना चाहती थी, मतलब दिल में भय जगाना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोरे मारे गए। देखो कोरे लेकर सब खड़े हैं, सब लोगों को कोरा मारा गया कि रस्सी जैसा होता था, जहां मारो वहां से चमड़ा गायब, तो कोरा मारा गया। गांव का नाम है गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। और कुछ गांव है पंजाब और गुजरावाला, वहां पर बम भी बरसाए गए तोप के गोले से, चाहे हाथ वाले ग्रेनाइट से। हाथ वाला बम होता है ना, पिन निकालो फेंक दो, वैसा ही। हिंसा फैलते महात्मा गांधी ने देखा तो आंदोलन वापस ले लिया। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। उस समय असहयोग आंदोलन नहीं चल रहा था, उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? सत्याग्रह, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चल रहा था, जिसको उन्होंने वापस ले लिया। भले ही रोलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे कि पूरा जनता का हुजूम आए हमारे लिए। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय को अफवाहें फैल गई। इसकी बात अफवाह में फैल गई थी, लेकिन इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता जो थे खलीफा ने ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोप दी थी।
खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कौन सा? खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। मतलब ये लोग मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ये लोग महात्मा गांधी से चर्चा कर रहे थे कि हमें क्या करना है खलीफत समिति के गठन के बाद। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन एक समर्थन और स्वराज्य के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना है चाहिए। एक स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी का एक पुस्तक है हिंद स्वराज, 1909 में महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के असहयोग से ही स्थापित हुआ था। सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत के लोग सहयोग किए हैं तो ही वहां पर भारत में ये लोग हैं। शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं तभी इनका शासन चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। अगर साल भर के लिए सारा लोग अपना सहयोग वापस ले लेवे तो ये पूरा स्वराज ढह जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? ठीक है, गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। मतलब अब सीधा सरकार भी दमनकारी रास्ता अपनाती है तो हम लोग भी व्यापक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुकेंगे और शुरू करेंगे और शुरू कर दी गई थी वहां से। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। पूरे देश भर में गांधी जी और शौकत अली ये लोग पूरा देश में यात्रा किए समर्थन जुटाने के लिए। बहिष्कार का मतलब होता है पूरे तरीके से उस चीज की हटा देना, ठुकरा देना अपने रास्ते से। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर असंकित थे। अब देखो किन लोगों को शक था इन प्रस्तावों पे। जो लोग पढ़े थे उन लोगों को पता है कि ये सही है। जो लोग नहीं पढ़े थे वो गांधी जी के बात से सहमत थे। दिक्कत किसको था? जो बिचवलिया था सब यहाँ पे, ना अच्छा पढ़ा सब और ना ही अनपढ़े गंवार है सब। झोला छाप पढ़ाई करने वाले को दिक्कत था। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। ये सब लोग, उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस में भी खींचातान चल ही रहा था, क्योंकि उसमें भी महान पुरुष लोग थे। लोग कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। एक समझौता हुआ नागपुर अधिवेशन में और असहयोग आंदोलन के स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई कि अब असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो होगा। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ेगा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचारों को किस तरह साझा किया, इसके बारे में अब समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़िए तो ये देखिए सबसे बड़ा चरखा कौन चला रहा है। क्या इसमें हिंदू आपको दिख रहा है चित्र में? केवल मुसलमान है, हिंदू भी हैं।
जिसके सिर पर पगड़ी है वो हिंदू है, जिसके सिर पर टोपी है मुसलमान है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज तुम सब क्यों अत्याचारी बने हुए हो? क्यों अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते हो? अपने धर्म की इज्जत करो उतना जितना दूसरे धर्म की इज्जत करते हो। किसी भी धर्म को महत्व देने की जरूरत नहीं है। चित्र 4, विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922। विदेशी कपड़े को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था कि वो सब उधर का ही कपड़ा है, हमारे संस्कृति का नहीं है, इसलिए बहिष्कार करो। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। क्या क्या धाराएं थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके समर्थन अलग अलग थे और उनके लिए उनका अर्थ भी अलग अलग था। शहरों में आंदोलन कैसे चल रहा था ये जानिए। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के बीच था, उन्हीं के साथ था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में प्रसिद्ध चुनावों का बहिष्कार किया गया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं। अगर जो गैर ब्राह्मण लोग थे वे एक पार्टी बनाए थे, जस्टिस पार्टी, उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश करें तो हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते, केवल ब्राह्मण को मिलता। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। इसीलिए ये जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि इसको अपना पेट भरना था, देश का पेट नहीं भरना था। ये सब नलायकों के जैसे थे, इसलिए इन लोगों को अपना पेट भरना था। इसलिए बोलते हैं हिंदुस्तान से ब्राह्मणों पंडित मौलवी मौलाना, इन 4 जाति को यहाँ से भगाओ, खदेरो, इज्जत मत करो। ये 4 जात इज्जत करने लायक नहीं होते हैं। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन जो था बहुत ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, मतलब सरकार शराब की दुकानें बंद कर दी गई। आपको मैं बता दूं, अंग्रेज के आने से पहले भारत में शराब नहीं बेची जाती थी। अंग्रेज सब के आने से पहले शराब का नाम भी कोई नहीं जानता था, शराब कोई भारत में पीता भी नहीं था। लेकिन उन लोगों के आने के बाद फ्री में बांट दिए, लोगों को चाव लगी और लोग पीना चालू कर दिए। इसी की वजह से शराब के दुकानों में आग लगा दी गई और उसको बंद कर दिया गया, और कोई खरीदता भी नहीं था ना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़ों को एक जगह करके आग लगा दिया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, एकदम 1921 से 22 में आधा हो गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। इतनी कीमत गिर गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, जिसके वजह से भारत में जितने भी कपड़ा मिल था वो सब बहुत ज्यादा फैला, और हाथकर जो घर से काम करते थे उनका भी उत्पादन बहुत बढ़ गया और भारतीय मिल का भी बढ़ गया। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़ों के मुकाबले, मतलब भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होते थे और खादी का कपड़ा महंगा हो जाता था।
और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े, मिल का जो कपड़ा था, मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। इसी के वजह से लोग विदेशी कपड़ा खरीदना चालू कर दिए। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलनों की कामयाबी के लिए, जो आंदोलन था उसके कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना शुरू की गई थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना, जितने भी संस्थान थे वैकल्पिक जो एक तरह से सामूहिक थी, उसकी स्थापना करना चाहिए। जब करेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। हम लोगों के लिए, मतलब कांग्रेस लोगों के लिए अलग अलग संस्था की स्थापना नहीं कर पा रही थी, और कर भी रही थी तो बहुत धीमे तौर पे कर रही थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी आंदोलनों में दिखाई देने लगे। क्या शिक्षक भी लौट गए, प्रधानाध्यापक भी लौट गए, विद्यार्थी भी लौट गए, और जितने भी काम करने वाले सरकारी दफ्तर के लोग थे वह भी अपने अपने इलाके में, अपने अपने पोस्ट पे, अपने अपने पद पे लौट गए। सरकारी वकील भी लौट गए वहां पे, जिसके वजह से ये जो असहयोग अवज्ञा आंदोलन था उसको वापस लेना ही पड़ा। इसके आगे पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं भाग 3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।